तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सिर्फ एक नदी का नहीं बल्कि हमारी, आपकी, पूरे भारत की कहानी है। एक ऐसा सफर जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होता है और समंदर की गहराइयों में जाकर खत्म होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा की, भारत की जीवन रेखा की। सबसे पहले जरा इस नक्शे पे नजर डालिए। ये कोई मामूली नदी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है। एक ऐसा विशाल नेटवर्क जो पूरे उत्तर भारत में किसी जाल की तरह फैला हुआ है, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को सींचता है और न जाने कितनी संस्कृतियों को जन्म देता है। इस नक्शे को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि गंगा कैसे भारत के दिल से होकर गुजरती है। और ये सफर कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, पूरे 2525 किलोमीटर का। अंदाजा लगाइए, ये इतना है जैसे कोई दिल्ली से चेन्नई जाए और फिर लगभग आधा रास्ता वापस भी आ जाए। यही लंबाई गंगा को भारत की सबसे लंबी और सबसे जरूरी नदी बनाती है। लेकिन गंगा की कहानी सिर्फ किलोमीटर या आंकड़ों में नहीं समा सकती। ये नदी तो भारत की आत्मा में बसती है। ये आस्था का, अर्थव्यवस्था का और हमारे पर्यावरण का एक पवित्र संगम है। देखिए, ये सिर्फ भारत की नदी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल रिवर है जो बांग्लादेश तक जाती है और इसका बेसिन नेपाल और चीन के कुछ हिस्सों को भी छूता है। भारत में तो खैर इसे माँ गंगा का दर्जा मिला हुआ है। और अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो देश की करीब 40% आबादी की रोजी रोटी इसी नदी पर निर्भर है। पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई, उद्योग, रोजगार, सब कुछ। अच्छा, ये बात तो हम सबने कभी न कभी सुनी ही होगी कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता। तो ये कोई कहानी नहीं है, इसके पीछे बाकायदा विज्ञान है। असल में गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नाम के कुछ खास वायरस होते हैं। अब ये वायरस क्या करते हैं? ये नदी के अंदर के जो हानिकारक बैक्टीरिया है ना, उन्हें खा जाते हैं। मतलब ये नदी के अपने नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स हैं, जो इसे खुद को साफ रखने की एक कमाल की ताकत देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इतनी शक्तिशाली, इतनी पवित्र नदी आखिर आती कहाँ से है? इसकी शुरुआत की कहानी भी किसी महाकाव्य की तरह है, जो ऊंचे हिमालय की वादियों में रची गई है। अगर पूछा जाए कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा गंगोत्री। लेकिन रुकिए, ये जवाब पूरा सच नहीं है। गंगा असल में किसी एक जगह से नहीं निकलती, बल्कि ये कई नदियों के मिलने से बनती है। तो कहानी की असली शुरुआत होती है सत्तोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी से। अब जैसे जैसे अलकनंदा आगे बढ़ती है, रास्ते में उससे 4 और नदियां आकर मिलती हैं: धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी। और हर संगम जहां ये नदियां मिलती हैं, उसे प्रयाग कहा जाता है। अब आता है 5वां और सबसे जरूरी प्रयाग, देवप्रयाग। यहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर आने वाली शक्तिशाली भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। और इस महासंगम के बाद जो एक धारा बनती है, उसे नाम मिलता है गंगा। तो असल में गंगा का आधिकारिक जन्म देवप्रयाग में होता है। तो पहाड़ों में इस शानदार जन्म के बाद अब गंगा अपनी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू करती है। अब वो भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में उतरने के लिए तैयार है। हरिद्वार, यही वो जगह है, वो दरवाज़ा है जहां से गंगा पहाड़ों का साथ छोड़कर मैदानी इलाकों में कदम रखती है। और यहीं से इसका रूप, इसका स्वभाव, सब कुछ बदल जाता है। पहाड़ों की वो तेज रफ्तार वाली नदी अब एक शांत, चौड़ी और विशाल नदी बन जाती है। वो गंगा जिसे हम सब पहचानते हैं। जैसे ही गंगा मैदानों में आती है, वो अकेली नहीं रहती, वो एक बड़े परिवार की मुखिया बन जाती है। रास्ते में कई छोटी बड़ी नदियां, जिन्हें सहायक नदियां कहते हैं, उसमें आकर मिलती हैं और उसके आकार और ताकत को और भी बढ़ा देती हैं। अब इन सहायक नदियों को समझने का एक आसान तरीका है। कुछ नदियां गंगा में बाएं किनारे से आकर मिलती हैं और कुछ दाएं किनारे से। जो बाएं किनारे वाली नदियां हैं, जैसे घाघरा और गंडक, वो ज्यादातर हिमालय से आती हैं। मतलब उनमें ग्लेशियर की बर्फ पिघलने का पानी होता है। और जो दाएं किनारे वाली नदियां हैं, जैसे यमुना और सोन, वो भारत के पठारी हिस्से से आती हैं, इसलिए वो बारिश के पानी पर ज्यादा निर्भर करती हैं। अगर हम बाएं किनारे की बात करें तो रामगंगा, घाघरा, गंडक जैसी बड़ी नदियां गंगा से मिलती हैं। और हाँ, इनमें से एक नदी है कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बहुत बदलती है और हर साल बिहार में भयानक बाढ़ लाती है। वहीं अगर हम दाएं किनारे की बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सहायक नदी है यमुना।
यमुना भी अपना लंबा सफर यमुनोत्री ग्लेशियर से तय करती है और फिर प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है, जहां एक और महान संगम होता है। वैसे दाएं किनारे की मुख्य नदियों को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है यमी सोडा। या से यमुना, सो से सोन और डा से दामोदर। है ना आसान? तो हजारों किलोमीटर का सफर तय करने और अनगिनत नदियों को खुद में समेटने के बाद गंगा अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचती है, जहां उसे समंदर से मिलना है। लेकिन समंदर में विलीन होने से ठीक पहले एक और महामिलन होना बाकी है। एक तरफ है गंगा और उसका विशाल परिवार, और दूसरी तरफ से आ रही है एशिया की एक और महानदी ब्रह्मपुत्र। अब इन दोनों का मिलन होने वाला है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पहुंचकर गंगा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली बनकर दक्षिण में कोलकाता की तरफ बह जाती है, और जो मुख्य धारा है वो बांग्लादेश में चली जाती है, जहां उसका नाम हो जाता है पद्मा। और यहीं बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब सोचिए, गंगा जो अब पद्मा है, ब्रह्मपुत्र और एक और नदी मेघना, इन तीनों का मिलावा पानी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है सुंदरबन। ये एक जादुई मैंग्रोव जंगल है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर, और ये वो जगह है जहां धरती और समंदर आखिरकार एक हो जाते हैं। तो गंगोत्री की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के जंगलों तक ये थी गंगा की जीवन यात्रा। ये सिर्फ एक नदी का बहना नहीं, बल्कि एक सभ्यता का बहना है, एक संस्कृति का, करोड़ों जिंदगियों का बहना है। और ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम अपनी इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं? ये सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।